हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी की। जो पहली किताब है उसमें तीसरा चैप्टर है जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। किसी एक पार्टनरशिप साझेदारी फर्म है जिसके पुनर्संगठन की बात कर रहे हैं। पुनर्गठन हो रहा है उसका कब? जब किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है, किसी नए पार्टनर की एंट्री होती है। अच्छा, और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? वो टॉपिक है हमारा परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, क्या हो रहा है? जो भी हमारे एसेट्स हैं उनका हम फिर से रीइवैल्यूएशन कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। और दायित्वों का पुनर्निर्धारण, दायित्व मतलब लायबिलिटीज। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक के अंदर हम लोग कई चीजें पढ़ते चले आ रहे थे। तो उसमें जो अगला टॉपिक आता है, सब टॉपिक, वो आता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर यह गणना करना आवश्यक है कि क्या फर्म की परिसंपत्तियों को उनके वर्तमान मूल्य पर दर्शाया गया है कि नहीं। कहां पे दर्शाया जाता है? बुक्स में क्या बात की गई है कि मान लीजिए दो लोग काम कर रहे थे, साथ में पार्टनर थे। अब दोनों पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन जब एक नया पार्टनर आया तो देखा गया कि एक बार ये देख लेते हैं कि हमारी जो बुक्स है उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है कि इस परिसंपत्ति की इतना मूल्य है, ये लायबिलिटी आपको इतने रुपए की बाकी है, वो सारी चीजें जो वर्तमान वैल्यू है उसी पर लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि उसके कुछ चेंजेस आ गए हैं, कोई चीज कम हो गई है, कोई चीज बढ़ गई है। तो ये हमें करना पड़ता है, हमें रीअसेस करना पड़ता है। क्या करना होता है? रीअसेस करना होता है। अच्छा, अब इसी में समझ लीजिए, यदि परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य पुस्तक में अंकित मूल्य से अधिक है, मान लीजिए आपने 6 महीने पहले एंट्री की हुई थी, आपके पास कोई चीज थी 1 लाख रुपए की, अब उसका आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो चीज है वो बढ़ करके 1,20,000 की हो गई, तो 1.2 लाख की हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? आपकी जो परिसंपत्ति है उसका क्या बढ़ गया? प्राइस बढ़ गया। तो बुक्स में वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकों में मूल्य का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। ठीक, अगर अधिक है तो, अगर कम है तो भी पुनर्निर्धारण किया जाएगा। भाई आपको तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिखानी है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? आप पुनर्निर्धारण करोगे। क्या करोगे? पुनर्निर्धारण। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार दायित्वों का अगर पुनर्निर्धारण करोगे आप, वो भी किया जाएगा जिससे पुस्तकों में इनको उनके सही मूल्य पर लाया जा सके। किनके सही मूल्य पर? जो आपके दायित्व हैं, जो आपके लायबिलिटीज हैं। तो लायबिलिटीज को सही मूल्य पर लाना है और एसेट्स को भी सही मूल्य पर लेकर के आना है। अच्छा, और क्या हुआ? कुछ गैर अभिलेखित, समझ रहे हैं? गैर अभिलेखित का मतलब क्या हुआ? जो मेंशन ही नहीं की गई। हो सकता है आपने कोई नई परिसंपत्ति ली है जो आपकी बुक्स में लिखी हुई नहीं है, किसी भी वजह से कोई नई लायबिलिटी बन गई, कोई नया दायित्व बन गया, वो भी लिखा ही नहीं है। तो गैर अभिलेखित मतलब लिखा ही नहीं गया है, नोट ही नहीं किया गया है। तो उसको भी क्या करोगे? कोई नई परिसंपत्ति है, कोई नया दायित्व है, उसको भी आप लेखा पुस्तकों में लिख दोगे। ठीक, क्योंकि लेखा पुस्तकों में क्या होना चाहिए? जो भी आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस है, जो स्थिति है, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अगर नहीं है और कोई नया पार्टनर आ रहा है, पहले तो चीजें चलो ठीक है एज इट इज चल रही है, नया पार्टनर आ रहा है तो वहां पर सारी चीजों का, क्योंकि हम लोग परिसंपत्तियों की कितनी वैल्यू है ये सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, फिर गुडविल को निकालने वाले भी अंगलात रखिए, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग निकालते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें अपडेटेड होनी चाहिए। अगर लिखी ही नहीं है तो उसको हमें लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही क्या होगा? इस उद्देश्य के लिए फर्म पुनर्मूल्यांकन खाता खोलती है। क्या खोलती है? पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये करा, इसको तैयार करती है। अच्छा, अब क्या क्या इसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्या होता है, इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग इसी पर बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, क्या होता है? प्रत्येक परिसंपत्ति या दायित्व के पुनर्मूल्यांकन होने पर, ठीक है, अगर आपको लाभ होता है, क्या होता है? लाभ होता है, तो इस खाते में हम क्या करते हैं ना, हस्तांतरित किया जाता है, या हानि होती है तो भी हम इसमें हस्तांतरित कर देते हैं। अब इस खाते को कब हम डेबिट करेंगे, कब हम क्रेडिट करेंगे, कब हम नाम पक्ष में एंट्री करेंगे और कब हम जमा पक्ष में एंट्री करेंगे, ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम से लॉजिकल है, इजीली समझ में आएगी। अच्छा, क्या होता है? अंत में इसका जो शेष बचता है ना, तो आपने कुछ डेबिट किया, कुछ क्रेडिट किया, अब जो शेष बच गया, वो शेष जो है वो आपका कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। कहां पर? पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में। ये इंपॉर्टेंट है, और वो भी उनके बीच में जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात था उसी अनुपात में। दो चीजें समझिए। क्या किया आपने? आपको हो गई, आपको पता चला पहले 1 लाख रुपए की थी संपत्ति, अभी आपने देखा वर्तमान मूल्य 1,20,000 का, लेकिन बुक्स में तो 1 ही लाख लिखा हुआ है, तो इसको तो 1,20,000 लिखना चाहिए। तो जब आपको समझा कि 1,20,000 होना चाहिए, तो 20,000 जो एडिशनल है वो एक तरह का प्रॉफिट होगा, गेन हुआ है ना। उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे टेक्निकल टर्म्स में, तो क्या बोल देंगे? गेन। ठीक है, तो गेन का मतलब क्या हुआ? लाभ हो गया। अब अगर आपको लाभ हो गया है तो क्या करोगे? लाभ को आप क्या लिखते हो? जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ आपको होता जा रहा है तो आप क्या करते हो? क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस तो होता नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा अगर लाभ हुआ है। तो अगर आपकी परिसंपत्ति ज्यादा निकली वर्तमान में,
तो क्या हो जाएगा, आप क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर लायबिलिटी ज्यादा निकल गई, लायबिलिटी में क्या होता है, लायबिलिटी अगर ज्यादा हो गई तो एक तरह का नुकसान हो गया आपको, तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड पे ज्यादा कर दोगे। और इसी का उल्टा, अगर आपकी एसेट कम हो जाए, परिसंपत्ति कम निकले, तो क्या करोगे, तो भी आप डेबिट साइड एंट्री करोगे। और अगर आपकी लायबिलिटी कम हो जाए, आपको पहले लग रहा था कि आपको किसी को 2 लाख रुपए देने, आपको पता चला नहीं नहीं इनको तो 1.5 लाख रुपए वापस करना है, तो जो 50,000 रुपए का अंतर है वो क्या हुआ, एक तरह का वो गेन हुआ, है ना, या कम लॉस हुआ। तो दोनों ही स्थिति में क्या हो जाएगा, मतलब लॉस पहले से कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आप डेबिट साइड पे एंट्री करोगे। तो कौन सी एंट्री कहां पर होगी, सीधी सी बात है, यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम ये देख रहे हैं कि पहले की जो स्थिति थी उसकी तुलना में हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लाभ होगा तो क्रेडिट करेंगे, और अगर हानि हो रही है तो डेबिट करेंगे, यानी कि नाम पक्ष में एंट्री करेंगे। अच्छा, ये बात भी आगे समझ में, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात, तो जो भी नेट बैलेंस हुआ, नेट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, आपने सारा डेबिट जोड़ लिया, सारे क्रेडिट कर दिया, उसके बाद से आपको समझ में आ गया कि आपको लास्ट में तो आप बैलेंस ले ही आते हो, लेकिन मान लीजिए आपका क्रेडिट साइड ज्यादा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कुल मिलाकर नेट फायदा हुआ। अब जो भी फायदा हुआ वो हम यहां पर एंटर कर देते हैं, बैलेंसिंग एंट्री होती है हमारी, ठीक है। अगर भाई यहाँ पे ज्यादा है आपका क्रेडिट, यहाँ पे कम है, तभी तो यहाँ पे बराबर लाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारी बैलेंसिंग एंट्री होती है कि नहीं होती, जो हम लोग कक्षा 11 में बहुत आराम से पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास के वीडियोस देखिए। तो होता क्या है, ये जो अमाउंट निकल करके आया है ये किस में बांटा जाएगा, तो नया पार्टनर आया उससे कोई लेना देना नहीं है, नया पार्टनर को हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जो पुराने लोग थे उनके बीच में जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात था, जो पुराना प्रॉफिट डिवाइड करने का रेशियो था, ठीक है, तो वो जिस तरह से पहले आपस में डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट, उसी रेशियो में इस चीज को हम बांट देंगे, क्योंकि नया तो अभी आया ही नहीं है। यहां पर भी क्या हो रहा है कि नए आने से पहले क्या क्या चीजें थी उसकी बात की जा रही है, ठीक। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी को देखते हैं आगे क्या क्या है। पुनर्मूल्यांकन खाते को प्रत्येक परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर तथा दायित्व में कमी होने पर, मूल्य में परिसंपत्ति बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, एक ही बात है, हम क्रेडिट कर देते हैं, हम जमा साइड में एंट्री कर देते हैं। जमा मतलब क्रेडिट साइड। अच्छा, क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि यह एक अभिलाभ है, गेन है, लाभ नहीं बोलेंगे उसको, अभिलाभ बोलते हैं हिंदी में, गेन। अच्छा, फिर इसी प्रकार एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, परिसंपत्ति अगर आपकी घट जाए, कमी हो जाए, और दायित्व में अगर वृद्धि हो जाए, तो क्या करेंगे, हम डेबिट साइड पे एंट्री कर देंगे, है ना। पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट कर दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि एक तरह की हानि हो गई। फिर क्या हुआ, यदि जमा शेष है, यानी कि आपके पास जो नेट बैलेंस आया है वो अगर क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हो जाएगा, निवल लाभ, यानी कि आपको नेट गेन है। और अगर आपके पास डेबिट बैलेंस आ गया तो इसका मतलब आपको नेट लॉस हो गया है, निवल हानि हो गई है, निवल मतलब नेट। अच्छा, अब इसे चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी है वो पुराने साझेदारों के बीच में उनके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाएगा। किसको, जो पुराने थे उन्हीं को उनके हिसाब से कर दिया जाएगा। जो पहला वाला हमारा क्या चल रहा था, प्रॉफिट, जो उनके आपस में विभाजन चलता था, प्रॉफिट डिवीजन हो रही थी, जिस तरह से डिवाइड कर रहा था उसी अनुपात में हम इसको डिवाइड कर देंगे। हमको पूरी चीज समझ में आ गई, थ्योरी हमारी तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, कैसी जनरल एंट्रीज होंगी, बहुत आसान है। क्या क्या हो जाएगा, अगर आपकी रोजना बाजार प्रविष्टियां क्या क्या होंगी इसकी बात करेंगे। तो परिसंपत्तियों के मूल्य में अगर आपकी वृद्धि हो गई है, तो आप समझिए जब परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो गई तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जो था ना, उससे क्या कर रहे हो, पैसे ट्रांसफर करोगे, किसमें खाते ट्रांसफर करोगे, तो जो आप परिसंपत्ति खाता है इसमें आपका क्रेडिट बैलेंस रहा होगा, याद करिए, इसमें रहा क्रेडिट बैलेंस। अब वो पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो, कहां पे ट्रांसफर करोगे, पूंजी खाते में। तो जब ट्रांसफर कर रहे होगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो आप इसको कर दोगे डेबिट, किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, जो परिसंपत्ति खाता है आपका। तो देखिए पहली जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि पर। तो जब परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो आपको पता था कि आपका पुनर्मूल्यांकन जो खाता था उसमें क्या हो रहा था, वो तो आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया था। लेकिन उसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, उससे पहले क्या देख लेंगे, आप समझ लीजिए कि जो पुनर्मूल्यांकन खाता है इसमें तो आपका क्रेडिट साइड ही रहा है, ठीक है। तो आपको जो भी लाभ हुआ है, गेन हुआ है, वो आपको इस तरफ आ गया। और क्या चीज बढ़ गई, एसेट बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो एसेट बढ़ता है तो सीधा सीधा हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, तो वो नाम में एंट्री हो जाएगी। इंग्लिश में लिखेंगे तो एसेट अकाउंट हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पर आ जाएगा। ये थोड़ा सा करेक्शन ठीक नहीं हुआ, और ये गेन जो है वो आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। जो गेन है आपको किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ऐसे क्या हुआ, इसको भी आप हटा दो। फिर क्या हुआ, परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी हो जाने पर, ठीक, तो ये वही चीज है, यहाँ पर भी एसेट अकाउंट ऐसा लिखा रहेगा और यहाँ पर लॉस आपका ऐसा हो जाएगा। अब कमी हो गई, परिसंपत्ति कम हो गई, तो क्या हो जाता है, आप उतने को डेबिट कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो, क्योंकि परिसंपत्ति जब कम होती है तो क्रेडिट हो रहा होता है। तो परिसंपत्ति खाता जो है, जो भी एसेट अकाउंट था उसको आपने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको कर रहे हो यहाँ पर, जो भी आपका पुनर्मूल्यांकन खाता है ना, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता में ही डेबिट तब हो रहा होता है जब हानि हो रही होती है। तो दोनों ही तरफ से क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रही है चीज, है ना, चाहे ये चाहे ये।
एक भी तरफ से देख लोगे तो आपको पता ही दूसरे में अपोजिट एंट्री होगी, तो आपको यहाँ पर तो दोनों ही में क्लियर है, तो कोई कंफ्यूजन का कोई सीन बनता ही नहीं है। फिर क्या हो जाता है, दायित्व के मूल्य में वृद्धि पर, अब दायित्व अगर बढ़ गया तो एक तरह की हानि हुई है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो आपका डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे दायित्व की बात हो रही है, परिसंपत्ति की बात तो हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, दायित्व को बढ़ा देंगे, क्योंकि दायित्व अगर बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं उसको, तो हमने उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो लायबिलिटी अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ऐसे एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, कोई दायित्व है कोई लायबिलिटी है, अब दायित्व में कमी आ रही है, तो आप जब दायित्व में कमी आती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, तो लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये लायबिलिटी अकाउंट है इसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक, अच्छा, और जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली एक ही जैसी एंट्रीज थी, इनमें क्या हुआ है देखो, ये चार जो हो गई ना, इसमें आपको अगर एक भी पता है तो आप एग्जैक्टली परिसंपत्ति का वृद्धि हो रही है तो परिसंपत्ति की कमी में एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, और साथ में दायित्व के बढ़ने में भी लगभग उल्टी एंट्री हो जाएगी, हालांकि वहां पे परिसंपत्ति खाते की जगह आपका दायित्व खाता आ जाएगा, जैसे ये आ गया था दायित्व खाते से, बस इतनी सी बात होगी। अच्छा, और क्या हुआ, ये बात आती है जब आपने लिखा ही नहीं था, कोई ऐसा चेंज हुआ एसेट में या लायबिलिटी में जो लिखा ही हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें, गैर अभिलेखित परिसंपत्ति के लिए जो आपने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है आपकी बुक्स में, तो क्या करोगे, अगर परिसंपत्ति है तो बढ़ गई है, परिसंपत्ति तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, अब परिसंपत्ति कोई एसेट था आपने लिखा ही नहीं था, तो वो तो आपका सीधे सीधे क्या हुआ, डेबिट ही होना है, क्योंकि वो तो बढ़ना ही है, और दायित्व है तो दायित्व भी बढ़ेगा ही, अब दायित्व बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, परिसंपत्ति बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो परिसंपत्ति क्या हो जाएगी, डेबिट हो गई, नाम पक्ष में हो गया, देखिए डेबिट हो गई आपकी परिसंपत्ति यानी कि एसेट, और जो आपका पुनर्मूल्यांकन खाता है वो आपको क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, दोनों जगह पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, अच्छा, ऐसे ही गैर अभिलेखित परिसंपत्ति की जगह अगर क्या होगा, दायित्व होगा, तो दायित्व जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो नाम पक्ष में हो जाएगा, तो पुनर्मूल्यांकन देखिए नाम हो गया, और दायित्व देता खाता जो है वो आपका हानि होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैर अभिलेखित दायित्व तो है, आगे बात समझ में, एग्जैक्टली वही रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जो लायबिलिटी अकाउंट उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर क्या हुआ, अगली जो एंट्री आ जाएगी, यहां पर क्या हो रहा है ना, पुनर्मूल्यांकन पर अगर हमें लाभ हुआ, नेट लाभ हुआ, उसको हम हस्तांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी तक ट्रांसफर नहीं किया था, अभी तक तो पहली एंट्री थी, अब हमें हो गया प्रॉफिट, कब, जब हमने रिवैल्यूएट किया, और रिवैल्यूएट पर जब प्रॉफिट हमने देखा तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और कहां पर बांटते हैं हम लोग, जो हमारे पुराने साझेदार थे उनके पूंजी खाते में, उनके कैपिटल अकाउंट्स में, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जो हमारे पुराने साझेदार हैं उनके पूंजी खाते में जाएगा, और उनके पूंजी खाते का बढ़ने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट हो रहा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएंगे, तो डेबिट क्या होगा, जो हमारा नेट बैलेंस आया था, देखो एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस जैसा समझ लो यार रिवैल्यूएशन अकाउंट को, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, गेन हुआ है, अभिलाभ है, अब उस अभिलाभ को जब ट्रांसफर करना होगा तो हमें इधर एंट्री करनी पड़ेगी, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, पुनर्मूल्यांकन खाते को डेबिट कर दिया, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट कर दिया, यही तो बोला है, हो गया। अच्छा, फिर क्या किया, पुनर्मूल्यांकन पर हानि को हस्तांतरित करना है, अब हानि कब होती है पुनर्मूल्यांकन में, जब डेबिट बैलेंस हो, तब डेबिट बैलेंस होगा उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो पुनर्मूल्यांकन को क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, तो इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाते से या फिर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, और किस किस को, इंडिविजुअली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पार्टनर जितने भी हो सकते हैं उनका एक एक का नाम लिखा जाएगा और उन सारे लोगों को डेबिट कर दिया जाएगा उनके अकाउंट्स को। अच्छा, और ये ओल्ड रेशियो में होगा, ये मैंने आपको बताया था कि जो पुराना उनके बीच में प्रॉफिट डिवीजन रेशियो है उसी में होगा। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था कि कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होंगी, क्या होता है पुराने लोगों में, पुराने ही रेशियो पर ही डिवाइड किया जाता है, किस साइड में कौन सी एंट्री होती है, सारी चीजें समझ ली, इसी पर बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे अपने अगले वीडियो में, और वहां से आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो वो एग्जांपल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अकाउंटिंग पूरी तरह से प्रैक्टिस का एक सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चल सकता, थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, तो दोनों चीजों को मिला करके चलना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।